गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टू ऑल ऑफ यू। ग्रामर में आज हम लोग सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे और सिंपल सेंटेंस में दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ इंफिनिटिव। तीसरा है आपका यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। कैसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके वाक्य को हम कंबाइन करेंगे, वाक्य को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। ये नॉमिनेटिव जो होता है, नॉमिनेटिव इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको मतलब कर्ता होता है। ठीक है, और एब्सोल्यूट का अर्थ होता है, इसका मीनिंग जानेंगे तभी क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। एब्सोल्यूट का अर्थ होता है फ्री, मतलब स्वतंत्र। ठीक, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, कर्ता, एब्सोल्यूट का मतलब फ्री, मतलब उस सब्जेक्ट को हम फ्री कर देंगे। कब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं, ये बनता कैसे है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि हैविंग के साथ क्रिया किस फॉर्म में जाती है, थर्ड फॉर्म में जाती है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। कैसे इसका प्रयोग होता है, कब प्रयोग किया जाता है, लिखेंगे। प्रयोग जब दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हों, इसके साथ ही दोनों वाक्य की क्रियाएं भी अलग अलग हों और दोनों क्रियाओं में रीजन रिजल्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं कारण परिणाम का संबंध हो। तो ऐसे वाक्यों में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होता है। इसलिए नॉमिनेटिव का अर्थ क्या हो गया, एब्सोल्यूट का क्या अर्थ हो गया, मैंने बता दिया। अब कब इसका हम प्रयोग करते हैं, जब दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट अलग होंगे। दो वाक्य होंगे कम से कम, दोनों के सब्जेक्ट अलग होंगे, साथ ही दोनों की जो क्रियाएं हैं वो भी अलग अलग होंगी। ठीक है, और दोनों क्रियाओं में क्या होगा, रीजन और रिजल्ट का संबंध होगा। मतलब एक वाक्य से रीजन प्रकट होगा और दूसरे वाक्य से रिजल्ट प्रकट होगा। तब ऐसे वाक्यों में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग की पूरी संभावना होती है। इज इट क्लियर। कैसे, अब दो क्रियाएं हैं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनता कैसे है, जो वाक्य में दो क्रियाएं होंगी उसमें से जो क्रिया रीजन प्रकट करेगी, जिससे कारण व्यक्त होगा, उसी क्रिया को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदल देंगे। मतलब उस क्रिया को हम थर्ड फॉर्म में लाएंगे और थर्ड फॉर्म से पहले किसका प्रयोग कर देंगे, हैविंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैसे, तो आगे लिखेंगे सब्जेक्ट लिखने के बाद, हाँ ऐसे बनाइए, सब्जेक्ट लिखने के, नोट कर देंगे कैसे बनाएंगे। हाँ, लिखने के बाद रीजन प्रकट करने वाली क्रिया को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलकर उसके साथ आए हुए शेष वाक्य को जोड़कर कॉमा लगा देते हैं
इसके बाद दूसरे वाक्य को आगे जोड़कर लिख देते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। कैसे बनाएंगे? जिस क्रिया से रीजन प्रकट होगा उसके सब्जेक्ट को हम एब्सोल्यूट कर देंगे। लिखा है हमने, सब्जेक्ट लिखने के बाद रीजन प्रकट करने वाली क्रिया को। तो कैसे बनाएंगे? मेथड क्या है? दो सब्जेक्ट होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, तो जो क्रिया रीजन प्रकट करेगी उसके सब्जेक्ट को लिख देंगे पहले। हाँ, रीजन प्रकट करने वाली क्रिया, तो इसे मतलब जिस वाक्य में रीजन प्रकट होगा उसी के सब्जेक्ट को फ्री कर देंगे। जैसे जैसे बनाते हैं, जो लिखे हैं उसी के कार्य नहीं है, कुछ विशेष अलग नहीं। द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड। ठीक, द सन रोज, सूरज उग गया, द फॉग डिसअपियर्ड, पूरा गायब हो गया। तो देख रहे सब्जेक्ट अलग अलग हैं, द सन, द फॉग, दोनों की क्रियाएं भी अलग अलग हैं। रीजन और रिजल्ट है, रीजन है सूरज का उगना और उसका रिजल्ट क्या है? कोहरे का गायब होना। ठीक, तो जब वाक्य में सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, क्रियाएं अलग अलग होंगी, दोनों क्रियाओं में रीजन और रिजल्ट होगा, तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। किस क्रिया को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज करेंगे? जिस वाक्य से रीजन प्रकट होगा। पहले वाक्य से रीजन प्रकट हो रहा है तो इसके सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे, द सन, द सन। फिर क्या करेंगे? एक क्रिया रीजन प्रकट करे तो इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, तो हैविंग हो जाएगा, हैविंग, द सन हैविंग। इसको थर्ड फॉर्म लाएंगे, द सन हैविंग राइजन। फिर क्या करेंगे? कॉमा लगा देंगे, फिर दूसरे वाक्य को आगे जोड़कर लिख देंगे, द फॉग डिसअपियर्ड, है ना, कोहरा समाप्त होकर होने पर, जो सूर्योदय होने पर कोहरा गायब हो गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसमें, द बेल रैंग, पहला वाक्य है, द स्कूल क्लोज्ड। ओके, द बेल रैंग, घंटी बज गई, विद्यालय बंद हो गया। दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, दोनों की क्रियाएं अलग अलग हैं, और एक रीजन प्रकट कर रहा है घंटी का बजना, उसका रिजल्ट क्या है? विद्यालय का बंद होना। तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य से रीजन प्रकट हो रहा है तो जिस वाक्य से रीजन प्रकट होगा उसके सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे, हो जाएगा आपका द बेल। फिर क्या करेंगे? जो रीजन प्रकट करने वाली क्रिया है उसको हम जो कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में एक तरीके से बदल देंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा? हैविंग, द बेल हैविंग, एक क्रिया आ जाएगी थर्ड फॉर्म, हैविंग रंग, कॉमा लगा देंगे, आगे दूसरा वाक्य आगे जोड़कर लिख देंगे, द स्कूल क्लोज्ड। अब एक सवाल उठता है यहाँ पे कि कभी कभी जैसे होता है कि हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल में भी देखते थे कि हैविंग के साथ हम क्रिया थर्ड फॉर्म लाते थे, यहाँ पे भी ला रहे हैं, तो कैसे पता है कि वो परफेक्ट पार्टिसिपल है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है? सवाल उठ सकता है। तो कैसे जानेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल में दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि उसमें दोनों की क्रियाएं अलग अलग होती हैं, और उसमें एक कार्य समाप्त होने के बाद थोड़े समय बाद दूसरा तुरंत काम शुरू होता है। देयर इज अ लिटिल बिट गैप ऑफ टाइम, समय का थोड़ा सा अंतराल होगा। लेकिन हम जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो देखते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है? सब्जेक्ट भी अलग अलग होंगी, क्रियाएं भी अलग अलग होंगी, और दोनों क्रियाओं में रीजन और रिजल्ट का संबंध होगा। ठीक, तो जो क्रिया रीजन प्रकट करेगी उसके सब्जेक्ट को, इसीलिए हम क्या करते हैं? हम रीजन प्रकट करने वाली क्रिया को सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता था? परफेक्ट पार्टिसिपल में जो कार्य पहले होता था उसको हम पहले लिख देते थे। ठीक है, जैसे हैविंग टेकन फूड आई वेंट टू स्लीप, खाना खाकर मैं सोने चला गया। ठीक, ये अंतर है। दूसरा एग्जांपल, the weather was bad, we
stayed in doors. The weather was bad. मौसम खराब था. We stayed indoors. हम लोग घर में ही रहे. Stayed indoors हम लोग घर में ही रुकना है. तो अब रीजन है मौसम का खराब होना और उसका रिजल्ट है घर में रुकना. सब्जेक्ट अलग अलग है, क्रियाएं भी अलग अलग हैं. अब कैसे बनाएंगे? अब इसमें देख रहे हैं सब्जेक्ट इस वाक्य से रीजन प्रकट हो रहा है तो इसको पहले लिख देंगे इसके सब्जेक्ट को द वेदर. ठीक. अब इसको जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे क्रिया है तो ये क्रिया किसके अंतर्गत है? बी के अंतर्गत. और बी के अंतर्गत कितनी क्रियाएं आती हैं? 5. इज, एम, आर, वाज और वर. तो इसको जब हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो मैंने बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल में कि जब बी के अंतर्गत 5 क्रियाएं आती हैं इज, एम, आर, वाज और वर तो उसका पार्टिसिपल क्या होता है? बीइंग होता है. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बीइंग. बीइंग बैड. इस तरीके से हो जाएगा इसका पार्टिसिपल. द वेदर बीइंग बैड कॉमा लगा देंगे. बी स्टेड इन डोर्स. ओके, समझे? अब यहाँ पे भी सवाल उठता है कि यहाँ पे बीइंग का प्रयोग था, वहां पे बीइंग का प्रयोग था. वहां पे जब बीइंग का प्रयोग था तो वाक्य में सबसे पहले था क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग ना होकर के एक थे. लेकिन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट अलग अलग है इसलिए हम सब्जेक्ट के बाद ही पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं जो रीजन प्रकट करता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. The sun had set. पहला वाक्य है it became dark. The sun had set. सूर्यास्त हो चुका था. It became dark. अंधेरा हो गया है ना. रीजन क्या था? सूर्यास्त होना और उसका रिजल्ट क्या? अंधेरा होना. तो इस वाक्य से क्या प्रकट हो रहा है? रीजन. The sun सब्जेक्ट इसको लिख देंगे हैविंग. इसको थर्ड फॉर्म बोल देंगे. इसका थर्ड फॉर्म ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है. हैविंग सेड कॉमा इट बिकेम डार्क. ओके, नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल. द पोस्ट ऑफिस वाज क्लोज्ड. Closed. We could not get any postcards. Get any postcards. The office was closed. ऑफिस बंद था. We could not get any postcards. हम लोग कोई पोस्ट कार्ड नहीं पा सके. तो रीजन क्या है? ऑफिस पोस्ट ऑफिस का बंद होना और उसका रिजल्ट क्या है? किसी भी पोस्ट कार्ड को न पाना. ठीक. तो हम क्या करेंगे? सब इस वाक्य से रीजन प्रकट हो रहा है. यहाँ पे बीइंग का प्रयोग है तो पहले सब्जेक्ट को हम लिख देंगे. द पोस्ट ऑफिस बीइंग हो जाएगा इसका पार्टिसिपल. बीइंग क्लोज्ड कॉमा कर देंगे. वी कुड नॉट गेट एनी पोस्ट cards. Okay students, it is all about for today. Tomorrow I will tell you some more examples so that the concept will clear. Okay, thank you.